नमस्कार दोस्तों। साल 1947 की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुए सिर्फ 2 साल गुजरे थे और अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में तनाव बढ़ने लग रहा था। ये दोनों देश दो सुपर पावर बनकर उभरे थे वार के बाद, लेकिन इन दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एक जबरदस्त क्लाश देखने को मिला। इनके बीच भारी राइवलरी की वजह से कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। इस समय में ये दोनों देश अपने न्यूक्लियर हथियारों को और ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी के लिए ये दोनों देश एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की डेवलपमेंट करने में लगे हुए थे। एक ऐसी मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया जा सके न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने के लिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, अर्थात अमेरिका से सोवियत यूनियन पर और सोवियत यूनियन से अमेरिका पर। इन आईसीबीएम्स को इतने लंबे डिस्टेंसिंग कवर करने के लिए बेसिकली बाहर की स्पेस में रॉकेट लॉन्च करना पड़ता। तो दोनों देशों को पता था कि अगर किसी भी देश ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे कि बाहर के देश में पहुंचा जा सकता है, तो उस देश के पास हथियारों के मामले में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इसी रीजन से दोनों देश कंपटीशन में लग गए कि कौन पहले स्पेस तक पहुंच सकता है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस रेस की शुरुआत हुई। साल 1955 में अमेरिका ने अनाउंस किया अपना प्लान कि वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे स्पेस में। इस अनाउंसमेंट के कुछ ही दिनों बाद सोवियत यूनियन ने भी अनाउंस किया कि वो भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और करीब 2 साल बाद 1957 में सोवियत यूनियन इस रेस में आगे निकल गया। उन्होंने इतिहास रच दिया स्पुतनिक को लॉन्च करके, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट। 1 महीने बाद उन्होंने एक और सैटेलाइट भेजी, स्पुतनिक 2। इस सैटेलाइट के अंदर पहली बार एक लिविंग क्रिएचर था, एक कुत्ता जिसका नाम था लाइका। और अमेरिका ने कैचअप किया 1958 में, जब उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी, एक्सप्लोरर 1। इन दोनों देशों के बीच में कंपटीशन इतना ज्यादा था, मोटिवेशन इतना भयंकर था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस बड़ी तेजी से देखने को मिला। इसी बीच इंडिया में बैठे एक साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई बड़े इंस्पायर्ड फील होने लगे स्पेस टेक्नोलॉजी में इस डेवलपमेंट को देख करके। स्पेशली स्पुतनिक के लॉन्च के बाद उन्होंने साल 1957 में रियलाइज किया कि एक्चुअली में देश के विकास के लिए स्पेस में डेवलपमेंट कितना जरूरी है। और साल 1962 तक उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस कर दिया था कि भारत के पास भी अपना एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए। और कुछ इस तरह से जन्म होता है दोस्तों इसरो का। शुरुआत में इसरो का नाम होता है इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसे सेटअप करते हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसका चेयरमैन बनाया जाता है। और यही रीजन है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम जानते हैं एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अपने शुरू के दिनों में इनकोस्पार के पास बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेस होते हैं। यही कारण है कि ऐसी फोटोज आपको देखने को मिलेंगी जहां पर रॉकेट्स के पार्ट्स को साइकिलों पे और बुलक कार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही इनकोस्पार को किसी दूर के गांव में पुराने चर्च में बिशप के घर को कंट्रोल रूम बनाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहां पर बेंगलुरु में किसी एक टॉयलेट को रिपर्पज किया गया एज ए सैटेलाइट डाटा रिसीविंग सेंटर। रिसोर्सेज की कमी की वजह से बहुत जुगाड़ करना पड़ा था शुरू में, लेकिन इंडिया की स्पेस जर्नी ऑलमोस्ट इमीडिएटली शुरू हो गई थी। नवंबर 1963 में इनकोस्पार के एस्टैब्लिश के सिर्फ 1 साल बाद इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। एक साउंडिंग रॉकेट, एक ऐसा रॉकेट जिसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग मेजरमेंट लेने के लिए। अर्थ के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया और उस वक्त इसे सप्लाई किया था नासा ने। इसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन साइंटिस्ट को एक्सपीरियंस मिला, नासा से सीख मिली, और फिर हमने बनाया अपना खुद का साउंडिंग रॉकेट। इसे नाम दिया गया था रोहिणी 75 और 20 नवंबर 1967 को इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसके कुछ साल बाद 15 अगस्त 1969 को इंडिया के 22nd ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में इनकोस्पार को रिनेम किया जाता है इसरो, क्योंकि अब ये सिर्फ कोई कमिटी नहीं थी, ये अपनी एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद था स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना देश के विकास के लिए।
और एक बार फिर से डॉक्टर साराभाई को चेयरमैन बनाया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। डॉक्टर साराभाई की लीडरशिप के अंदर इसरो के साइंटिस्ट बड़ी मेहनत से काम करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और साल 1975 में जाकर इंडिया पर अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करता है जिसका नाम होता है आर्यभट्ट। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साराभाई जिंदा नहीं रहते इस मुकाम को देखने के लिए। उनका देहांत साल 1971 में ही हो जाता है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। लेकिन उसके बाद अगले इसरो चेयरमैन बनते हैं सतीश धवन, एक बहुत ही टैलेंटेड मैथमेटिशियन एंड एरोस्पेस साइंटिस्ट। वैसे जो पहले सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी ये करी गई थी सोवियत यूनियन से। इंडिया ने सोवियत यूनियन की मदद ली थी क्योंकि इंडिया का सोवियत यूनियन से एग्रीमेंट था। लेकिन आने वाले दशक में 1980s में नए रिकॉर्ड टूटते हैं। इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में, तो बाकी देशों पर अब रियलाइज करने की जरूरत नहीं। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 इस्तेमाल किया जाता है रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, और इसके बाद इसरो और कई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे काम करता है जैसे कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV या फिर पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, जिसका इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजने के लिए। साल 1983 में इसरो फिर से एक बारी नासा की मदद लेता है इनसैट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इनसैट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। बेसिकली ये सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इन्हें अर्थ ऑर्बिट में डाला जाता है जिनका मकसद है रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सके। इसकी मदद से अब इंडिया में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग किया जा सकता था, वेदर की फोरकास्टिंग करी जा सकती थी, कोई बड़ा डिजास्टर आ रहा है, कोई टोर्नेडो आ रहा है कहीं पर, तो पहले ही वार्निंग दी जा सकती थी इन सैटेलाइट की मदद से। इंटरेस्टिंग चीज ये थी देखनी, जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से बड़े कंपटीशन में लगे हुए थे, इंडिया ने टाइम टू टाइम इन दोनों देशों की स्पेस एजेंसीज की मदद ली। अप्रैल 1984 में एक और रिकॉर्ड टूटता है। राकेश शर्मा एक फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के पायलट पहले और इकलौते इंडियन सिटीजन बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। ये एक्चुअली में सोवियत यूनियन के सोयूज T-11 सैटेलाइट में बैठकर स्पेस में गए थे। 8 दिन तक स्पेस में रहे थे एज ए पार्ट ऑफ सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम। अगले 2 दशकों में इसरो की गति और तेजी से बढ़ती है। साल 2008 में चंद्रयान-1 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। इंडिया का पहला मिशन चांद पर जाने वाला। ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दुनिया को पता लगता है कि इसरो भी यहाँ पर क्या करके दिखा सकता है। और जब तक 2013 में इंडिया का पहला मार्स मिशन ऑर्बिटर लॉन्च किया जाता है और इंडिया इतिहास में पहला देश बन जाता है मार्स के ऑर्बिट में इंटर करने वाला सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसरो को एज ए स्पेस एजेंसी दुनिया के टॉप एजेंसीज में गिना जाने लगता है। इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर माना जाने लगता है। ये मार्स मिशन कई मायने में ऐतिहासिक था। इंडिया चौथा देश था सिर्फ ऑर्बिट में जाने वाला मार्स के, और हमने ये कर दिखाया था सिर्फ $74 मिलियन के कॉस्ट में, जो बहुत कम कॉस्ट थी। जो हॉलीवुड फिल्म बनी थी मार्शियन, उस फिल्म का बजट ही इंडिया के मिशन से ज्यादा था। $108 मिलियन उस पे स्पेंड किए गए थे वर्सेस $74 मिलियन यहाँ पर। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में उठता है, इसरो की ये बड़ी अचीवमेंट नासा के सामने कितनी फिट बैठती है? क्या इसरो नासा की बराबरी कर सकता है? अब नासा की स्थापना दोस्तों इसरो से सिर्फ 4 साल पहले की गई थी, साल 1958 में। लेकिन तब से लेकर अब तक करीब नासा ने 1000 से ज्यादा अनमैनेड मिशन और करीब 245 मिशन लॉन्च किए हैं आउटर स्पेस में। इनमें से सबसे बड़ा था 1969 में, जब इंसानों को पहली बार चांद पर भेजा गया। नील आर्मस्ट्रांग पहले आदमी बन गए थे चांद पर कदम रखने वाले। अपोलो 11 के मिशन में अमेरिका आज के समय में
इकलौता देश है जिसने इंसानों को चांद के सरफेस पे लैंड कराया। इसके अलावा इनका केपलर स्पेस टेलीस्कोप जिसने हजारों एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया, यानी वो प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं। नासा की मदद से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसमें इंसान रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं स्पेस में। और फिर नासा ने मार्स के सरफेस तक पर भी रोवर भेजे हैं। जैसे 2015 में क्यूरियोसिटी रोवर मार्स के जमीन पर लैंड किया और पानी का पहला एविडेंस पाया कि मार्स पर लिक्विड स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है। और हाल ही का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जिसकी वजह से बहुत ही नई चीजें हमें पता चली है, ये भी नासा ने ही लॉन्च किया है। तो क्या कारण है कि एक्चुअली में नासा बाकी स्पेस एजेंसी के कंपैरिजन में इतना आगे है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन तो दोस्तों वही है जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी। नासा को साल 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था सोवियत यूनियन की रिस्पॉन्स में। सोवियत यूनियन जब इस रेस में दौड़कर आगे निकल गया, जब उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी, तब अमेरिका को लगा कि हम पीछे कैसे रह सकते हैं, हम भी सिविलियन कैपेसिटी में एक अपना स्पेस प्रोग्राम बनाते हैं। इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा फियर्स कंपटीशन था, इतनी ज्यादा इनोवेशन हमें देखने को मिली। इसके अलावा दूसरे कारण है नासा के गोल। नासा के गोल्स अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उनका बेसिकली मकसद है मैनकाइंड की नॉलेज को इंक्रीज करना और इंसानों की प्रेजेंस स्पेस में बढ़ाना। इसे आप इसरो से कंपेयर करो तो इसरो को एक्चुअली में किसी देश से compete करने के लिए नहीं बनाया गया था। इंडिया की किसी दूसरे देश के साथ कोई जंग नहीं चल रही थी कि इंडिया को मजबूरी में आकर, प्रेशर में आकर इसरो डेवलप करना पड़ा हो। इसरो का मकसद था स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना देश के सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। ऊपर से आपको देखकर लगेगा कि इनका मिशन काफी सिमिलर है, लेकिन ट्रेडिशनली ये देखा जाए तो नासा का शुरू से ही रिसर्च और टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने अपोलो 11 का मिशन इसलिए किया क्योंकि वो सोवियत यूनियन से आगे निकलना चाहते थे। वो पहला देश बनना चाहते थे जो एक्चुअली में किसी इंसान को चांद पर भेज सके। वो दिखावे के मामले में एक बहुत ज्यादा बड़ी सुपर पावर बनना चाहते थे। यहाँ पर रेस चलने लग रही थी। दूसरी तरफ इसरो ने ऐसी चीजों पर फोकस करी जिससे देश का भला हो, जैसे कि एक सैटेलाइट नेटवर्क बिछाया जा सके जिससे टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग हो सके, वेदर फोरकास्टिंग करी जा सके। हालांकि जो बाद के मिशन थे इसरो के, जैसे कि चंद्रयान या मंगलयान, वो एक्सप्लोरेशन की कैटेगरी में ज्यादा फिट बैठते हैं, लेकिन शुरुआत में इसरो का फोकस उन चीजों पर इतना ज्यादा नहीं था। इसके अलावा एक तीसरा कारण आ जाता है दोनों एजेंसीज का बजट। नासा का पूरे साल का बजट है अराउंड $24 बिलियन। इसे कंपेयर करो इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अर्थात DOS के बजट से, जिसे $1.7 बिलियन मिलते हैं एक साल के। और DOS के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, तो इसरो को उस $1.7 बिलियन का कुछ पोर्शन ही मिल पाता है। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए अगर यहाँ पर, तो नासा का बजट 20 गुना ज्यादा है इसरो के कंपैरिजन में। ऑब्वियस सी बात है कि नासा के पास ज्यादा पैसे हैं स्पेंड करने के लिए और एम्बिशन और एक्सपेरिमेंट मिशन पर। इसी की मदद से वो रोवर भेज पाते हैं मार्स पर, जुपिटर और सैटर्न के मून्स पर मिशन भेज पाते हैं, एस्टेरॉयड तक पर भी वे स्पेस ऑर्बिट भेज पाते हैं। इसरो अपना ज्यादातर बजट एक्चुअली में स्पेंड करता है नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, स्पेस व्हील के कंस्ट्रक्शंस में, ग्राउंड स्टेशन और नेसेसरी स्पेस मिशन में। सिर्फ उन्हें ही कंडक्ट किया जाता है, इतना ज्यादा पैसा बचता नहीं है ज्यादा मिशन करने के लिए। तो नेचुरल सी बात है कि इतने सालों बाद नासा का इंस्ट्रक्टर कहीं ज्यादा बेटर होगा इसरो के कंपैरिजन में। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर जरूर है जहाँ पर इसरो नासा से आगे है, जैसे कि एफिशिएंसी, रिसोर्सफुलनेस और कास्ट इफेक्टिवनेस। फॉर एग्जाम्पल साल 2005 में नासा ने एक सोलर मिशन लॉन्च किया था स्टीरियो, जिसकी कास्ट पड़ी थी $550 मिलियन उस समय पर। आज के समय में इसरो का आगे प्लान है कि सिमिलर सा सोलर मिशन लॉन्च किया जाएगा, आदित्य 11, जिसकी कॉस्ट पड़ेगी $55 मिलियन, वो भी आज की इकोनॉमी में। तो इमेजिन कर सकते हो 1/10 कॉस्ट पर सेम मिशन किया जा रहा है। सिमिलरली नासा ने 2 मिशन प्लान किए हैं वीनस प्लैनेट पर आने वाले टाइम में। एक होगा इनका वेरिटस मिशन
जिसे साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। और एक होगा दा विंची मिशन, जिसे साल 2029 में लॉन्च किया जाएगा। टोटल कंबाइंड कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है $1 बिलियन। दूसरी तरफ इसरो ने अपना शुक्रियान 1 मिशन प्लान किया है, जो कि वीनस पर जाएगा। प्लान के अकॉर्डिंग ये 2025 में किया जाएगा, यानी कि नासा से पहले किया जाएगा। और कास्ट एस्टिमेट करी गई है $62 मिलियन से लेकर $125 मिलियन के बीच। फिर से 1/10 कॉस्ट पर किया जाएगा। ऑब्वियसली इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था हाल ही का मार्स मिशन, जो एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में किया गया था। आने वाले टाइम में इसरो के 3 मिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला है गगनयान, दूसरा है आदित्य L1 और तीसरा है चंद्रयान 3। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन तीनों को इसी साल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट मिशन होगा गगनयान मिशन, जो कि देश के इतिहास में सबसे पहला मैनेड मिशन होगा टू स्पेस। आज तक इसरो ने कभी भी इंसानों को स्पेस में नहीं भेजा है। गगनयान पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें ऐसा अटेम्प्ट किया जाएगा। इसरो 3 लोगों के क्रू को स्पेसक्राफ्ट में भेजेगा। स्पेसक्राफ्ट अर्थ के बाहर चक्कर लगाएगा 5 से 7 डेज तक एट द हाइट ऑफ अराउंड 400 किलोमीटर अबोव द सरफेस। इस मिशन के लिए बजट रखा गया है 9,000 करोड़ से ज्यादा, और ऑलमोस्ट सारी चीजें इस मिशन की इंडिया में ही डेवलप करी जाएंगी। जो भी लॉन्च व्हीकल होगा, स्पेसक्राफ्ट होगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा, क्रू एस्केप सिस्टम होगा, सब कुछ इंडिया के अंदर डेवलप किया जाएगा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बस एक एस्पेक्ट है इस मिशन की जिसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है, और वो है एस्ट्रोनॉट के जो स्पेस सूट होंगे और एस्ट्रोनॉट को जो ट्रेनिंग दी जाएगी। ये किया जाएगा रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस की मदद से। फॉर इंडियन एयरफोर्स के पायलट को ऑलरेडी भेजा जा चुका है ट्रेनिंग के लिए रशियन स्पेस एजेंसी में। और इसके अलावा जो कुछ फ्लाई फिजिशियन और कम्युनिकेशन की जो टीम होगी, वो फ्रेंच स्पेस एजेंसी में ट्रेनिंग कर रही है। नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज CNES। अगर इंडिया ये मिशन करने में सक्सेसफुल होता है तो इंडिया चौथा देश बन जाएगा दुनिया का जिसने अपनी कैपेसिटी में एस्ट्रोनॉट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा। अब तक ये सिर्फ 3 देशों ने किया है, रशिया, चाइना और USA ने। और जैसा मैंने बताया, राकेश शर्मा एक लौटे इंडियन सिटीजन है जो स्पेस में गए हैं। तो एक सक्सेसफुल गगनयान का मतलब हुआ कि अब ये भी चीज बदल जाएगी। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला का जन्म एक्चुअली में इंडिया में ही हुआ था, करनाल में। वो इंडियन ओरिजिन जरूर थी लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं थी जब वो स्पेस में गई थी, तो टेक्निकली उन्हें अमेरिकन ही कंसीडर किया जाएगा। अब गगनयान मिशन के भी 3 फेजेज हैं। पहली जो 2 फेजेज हैं, गगनयान 1 और गगनयान 2, ये दोनों अनमैनेड मिशन होंगे, यानी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाएगा जिसमें कोई इंसान नहीं होंगे सेफ्टी टेस्ट करने के लिए। ये जो 2 टेस्ट फ्लाइट हैं ये इसी साल से देखने को मिलेंगी। और इसके बाद जो फाइनल मैनेड मिशन है जिसमें इंसान स्पेस में जाएंगे, ये होगा साल 2024 में। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, आदित्य L11 एक और इम्पोर्टेंट मिशन जिसे लॉन्च किया जाएगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023। ये इंडिया का पहला मिशन होगा जो सूरज को स्टडी करेगा। इसके लिए कॉस्ट रखी गई है अराउंड 378 करोड़ रुपीज। और फिर होगा इसरो का चंद्रयान 3 मिशन, जो कि तीसरा मिशन होगा मून पर। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था जिसे लैंड करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन लैंडर जो था उसका विक्रम लैंडर जिसका नाम था, वो माल फंक्शन कर गया था एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से, और ये लैंडर क्रैश कर गया था। चंद्रयान यही फिर से अटेम्प्ट करेगा और एक सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा मून के साउथ पोल पर। इसके अलावा टाइम में और आगे जाए तो कई और मिशन प्लान किए गए हैं इसरो के द्वारा, जैसे कि शुक्रियान 1 जो कि वीनस पर जाएगा, साल 2024 में किया जाएगा ये, और कई एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करके किया जाएगा। फिर प्लान किया गया है कि एक लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन किया जाएगा जापानीज एरोस्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करके, जिसमें साल 2025 में एक लैंडर और रोवर भेजेंगे मून पर साउथ पोल रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए। साथ ही साथ एक मंगलयान मिशन 2 भी प्लान किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर में अगर सबसे एम्बिशन प्लान की बात करें तो इसरो का प्लान है साल 2030 तक इंडिया का खुद में स्पेस स्टेशन हो,
स्पेस में। ये चीज फॉर्मर इसरो चेयरमैन के सिवन ने अनाउंस करी थी साल 2019 में। यहाँ पर एक चीज तो पक्की है कि वो जो जमाना था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका रेस किया करते थे स्पेस में जाने के लिए, जबरदस्त कंपटीशन का जो जमाना था वो खत्म हो चुका है। अब आज का जमाना कोई इसरो वर्सेस नासा या इसरो वर्सेस कोई और एजेंसीज का नहीं है, बल्कि ये टाइम इसरो प्लस नासा या इसरो प्लस बाकी एजेंसीज का है। आज के दिन ज्यादातर देश एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहते, compete नहीं करना चाहते, बल्कि कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जो कि साथ में मिलकर ही काम करने से जब एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करी जाएगी, पैसे बचाने के आइडियाज शेयर किए जाएंगे, साथ में मिलकर काम किया जाएगा, तभी तो हमें इंसानों के लिए सही मायने में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। किसी एक या दूसरे देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। और उम्मीद है कि जिस इंडियन इकोसिस्टम ने इसरो की ग्रोथ को सपोर्ट किया है वो और साइंटिस्ट को एम्पावर किया है इसरो को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, हम उसी तरीके से इसरो का सपोर्ट आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे। वैसे जो कहानी मैंने शुरू में आपको बताई थी उसकी भी एक हैप्पी एंडिंग है। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे से जरूर कम्पीट करके शुरुआत करी थी, लेकिन जुलाई 1975 तक अमेरिका और यूएसएसआर भी एक दूसरे से कोलैबोरेट करने लग गए थे स्पेस के मामले में। और 1975 ही वो साल बताया जाता है दोस्तों जब ये रेस खत्म हुई। इन दोनों देशों ने एक दूसरे के अगेंस्ट भागना बंद किया और साथ में मिलकर दौड़े। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, लाइक करने से वीडियो की रीचमेंट बढ़ेगी और आपको एक यूट्यूब में फोल्डर मिलेगा लाइक का, जिसमें कि आप कभी भी फ्यूचर में इस वीडियो को देखना चाहेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा आप वीडियो को शेयर करिए, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करिए, अच्छी चीज़ों का प्रचार करिए। अगर अच्छी चीज़ों को आप प्रसारित करेंगे तो आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। जब लोग अच्छी चीज़ें देखेंगे तो उसका असर, उसका अच्छा इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्टेटस में शेयर जरूर करिएगा। और भी अच्छी नॉलेजेबल एंड ट्रस्टेड टॉपिक की वीडियोज हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हो और अच्छी नॉलेजेबल एंड ट्रस्टेड टॉपिक की वीडियो आपके लिए लाने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।